अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है लेडी कैडेट कोर्स। मींस के लेडी कैडेट कोर्स 2026 में कब अनाउंस्ड होने जा रहा है, साथ साथ इसका टेस्ट पैटर्न और कौन से ब्रांच में किस फील्ड वाले बच्चे अप्लाई कर सकती है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो वैकेंसीज है ये बीएस बेस्ड है और इसमें आपने अपने बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे वो आपने फुल पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल बीएस में टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। अब इन 8 सेमेस्टर्स में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू, चाहे वो आप चैट जीपीटी से बनाओ, चाहे अगर आपके पास बुक्स है वहां से पढ़ो, लेकिन इन 4 इयर्स में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे एमसीक्यूज आपके लेडी कैडेट कोर्स के टेस्ट में आएंगे। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेडी कैडेट कोर्स कब अनाउंस्ड होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब लेडी कैडेट कोर्स 25 से मुराद यहाँ पर 2025 नहीं है, 25 से मुराद है, यानी इससे पहले 24 कोर्स अनाउंस हो चुके हैं। ये कोर्स नंबर 25 अनाउंस्ड हुआ था कब? 12 जून से लेके 9 जुलाई 2024, यानी जून में इसके वैकेंसीज अनाउंस्ड हुए थे। 12 जून के इसके वैकेंसीज अनाउंस्ड हो गए थे और 9 जुलाई तक यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आप अप्लाई कर सकती थी। फिर डेट्स अपने पास याद रखिएगा, सबसे पहले जून में अनाउंस्ड हुए थे। दिन अगर हम आ जाए एंट्री नंबर 26, देखिए पहले कोर्स नंबर 25, नेक्स्ट कोर्स नंबर 26, 16 दिसंबर 2024 टू 5 जनवरी 2025। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देख ले, सो जून जुलाई 2024 यानी एक दफा हम अगर देख ले तो हमारे पास समर्स यानी गर्मियों में अनाउंस्ड हुए हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट ईयर आ जाए तो ये ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद किसमें, सर्दियों में यानी विंटर में अनाउंस हुए हैं। यानी इसका जो कोर्स नंबर 26 था ये विंटर में अनाउंस्ड हुआ है। फिर अगर हम कोर्स नंबर 27 में आ जाए डेडिकेटेड कोर्स का, सो अगेन जून जुलाई 2025। सो अब पीछे आ जाए, यहां पर आ जाए, देखिए कब अनाउंस्ड हुआ है, जून जुलाई। फिर आ जाए नेक्स्ट पे, कब अनाउंस्ड हुआ है, दिसंबर और जनवरी में। फिर अगेन आ जाए पर फिर कब अनाउंस्ड हुआ है, जून जुलाई में। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, सो 2028 को अब अगेन देख ले, दिसंबर और जनवरी में अनाउंस्ड हो रहा है। सो इससे हमें पता क्या लगता है कि हमारे पास जो कोर्स नंबर 29 अनाउंस्ड होगा वो जून जुलाई में अनाउंस्ड होने जा रहा है। एक दफा फिर हम पीछे चलते हैं, कोर्स नंबर 25 कब अनाउंस्ड हुआ था, जून जुलाई में। फिर कोर्स नंबर 26 एज अ डेडिकेटेड कोर्स दिसंबर यानी विंटर्स में, अगेन जून जुलाई में, फिर दिसंबर में। इट्स मीन इस दफा हमारे पास जो कोर्स नंबर 29 है ये अगेन किस में अनाउंस्ड होगा, जून जुलाई में अनाउंस्ड होगा। सो आपको कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर 12 दिसंबर है, सो मैं भी 20 जून के बाद अनाउंस्ड होगा। सो अभी से देखिए मई चल रहा है, माशाल्लाह आज 12 मई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद जून है। सो अभी भी आपके पास 1 मंथ है, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। मैं झूठ नहीं बोल सकता, डेडिकेटेड कोर्स के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए हुए, पेड कोर्स भी मेरे पास नहीं है। सो वो आपने सेल्फ पढ़ना होगा। हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, किस ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी हैं उस पर मैं एक वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। इसके अलावा जब भी वैकेंसीज आती हैं, सो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर ले, तो देखिए 22 दिसंबर 2025 से लेके 20 जनवरी यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आपके पास टाइम होता है अप्लाई के लिए। सो आपने हरगिज़ ये गलती नहीं करनी। स्टूडेंट्स करती क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती हैं, जैसे कोर्स अनाउंस्ड हुआ डायरेक्ट कल चली गई यहाँ पर घर में ही अप्लाई कर लिया। ये गलती आपने नहीं करनी। जब भी चाहे कोर्स पीएमए का हो, डेडिकेटेड कोर्स का हो, एफएनएस का हो, आपने कोशिश करनी है, यानी वैकेंसीज का डेडलाइन है उससे बस 5 डेज पहले आप अप्लाई कर लो। इसका आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा। तो हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने आपको शुरू में कहा कि जो वैकेंसीज है ये हमारे पास बीएस बेस्ड है। आर्मी डिफरेंट वैकेंसीज देती हैं। 10 बेस के ऊपर आप सोल्जर जा सकती है, एफएससी के बेस के ऊपर आप एफएनएस में जा सकती हैं,
फिर अगर किसी का एज ज़्यादा है, सो BS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर आप एज अ लेडी कैडेट कोर्स जो है डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर सकती है। अगर हम एज की बात करें तो एज हमारा होना चाहिए 18 से लेके 28 ईयर्स, यानी हमारे पास जो मिनिमम एज है वो कितना है, वो 18 है। अगर 18 से 2 डेज भी कम है तो हम लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर 28 ईयर से ज़्यादा हैं सो तब भी हम लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम रेंज 18 एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हाइट काफ़ी रीजनेबल है, 5 फीट, 5 फीट एज अ नॉर्मल हाइट। और इसको अगर हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 152.4 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। वेट अकॉर्डिंग टू BMI आप खुद मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप गूगल पर लिख ले BMI कैलकुलेटर तो वहाँ पर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो वो अनमैरिड होना ज़रूरी है। लास्ट जो हमारी वीडियो थी AFNS की, उसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मैरिड का मतलब ये है निकाह का रजिस्टर्ड होना। अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं है तो इट्स मीन पाकिस्तान का जो डेटा बेस है वहां पर आप जो है अनमेरिड है। सो अगर निकाह हुआ है, आपके हस्बैंड ने निकाह रजिस्टर्ड नहीं किया, सो इट्स मीन तब तक आप अनमेरिड है। सो आप क्या कर सकती है, लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। देन अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, सो बैचलर्स होना ज़रूरी है विद मिनिमम 2.5 CGPA 2.5 नहायत कम है। जिस तरीके से FSC के 50% बनते हैं ना, तो इसी तरीके से GPA के ग्रेड्स में भी 50% बनता है। तो 50% तो आजकल कोई भी ले लेता है। सो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट पैटर्न के बारे में, सो इसका टेस्ट पैटर्न हू बहू AFNS PMA की तरह है। चूंकि आर्मी की तरफ से है तो सबसे पहले आपको पता है, चाहे आर्मी में टेस्ट दो, नेवी में दो या फिर एयरफोर्स में दो, एक होता है इंटेलिजेंस का टेस्ट और एक आपका होता है एकेडमिक का टेस्ट। इंटेलिजेंस में दो पोर्शंस होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल में टोटल होंगे 84 MCQs और इसको आपने करना है 30 मिनट्स में। और नॉन वर्बल के टोटल होते हैं 64 MCQs और इसको आपने करना होता है 30 मिनट्स में। यानी वर्बल नॉन वर्बल के टोटल कितने MCQs होंगे, वो होंगे 148। और इस दोनों का जो रिजल्ट है वो इकट्ठे आता है। ये नहीं कि पहले आप वर्बल पास करेंगे देन नॉन वर्बल पास करेंगे, ऐसे नहीं होता। बल्कि जब आप वर्बल नॉन वर्बल कोलेक्टिवली अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपके 50% मार्क्स इसमें आ जाए, यानी 148 को 2 पर डिवाइड कर ले, तो ये आ जाएगा 74। यानी 148 में अगर आपके 74 MCQs कोलेक्टिवली ठीक है तो आपका इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट नहायत ईजी और इसमें 50 MCQs होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ को भी टच दिया जाता है। सो आपने अपने मेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जो जनरल नॉलेज है इसको भी पढ़ना होगा। 50 MCQs होते हैं। टाइम या तो 25 मिनट्स का होगा या फिर 30 मिनट्स का होगा। अगर आपका एकेडमिक भी क्लियर होता है उसके बाद जो प्रोसेस होगा इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द ब्रांचेस। सबसे पहले जो ब्रांच है, जो सबसे पहले अनाउंस किया जाता है वो है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में गिवन फील्ड्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। BE या फिर BS जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, BE या BS सिविल इंजीनियरिंग में, BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, AI में अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BE किया हुआ है, या फिर अगर किसी ने BE किया हुआ है डेटा साइंस में। आजकल तो तमाम लोग AI पर काम कर रहे। मैं जो स्पेसिफिकली मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो यकीन करें मुझे इन ब्रांचेस का पता भी नहीं है कि लोग इसमें भी BS करते हैं। लेकिन एक फील्ड को इतना सेचुरेट करना ये सही नहीं है। आजकल आप किसी भी बच्चे को देख लो, तमाम के तमाम ने बायो को छोड़ा हुआ है, केमिस्ट्री को छोड़ा हुआ है, फिजिक्स को छोड़ा हुआ है। सब जो है किसकी तरफ जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इसके अलावा जो हमारे पास AI है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सो बेटा ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अगर मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ता तो आने वाले जो नस्लें हैं इनके लिए मैं हाइब्रिड चीज़ें कैसे बनाऊंगा। अगर किसी चीज़ के लिए मैंने वैक्सीन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये ब्रांचेस भी ज़रूरी है, ये फील्ड्स भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ
फोकस किया करें। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर हो गया। इसके बाद आता है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने बीई किया होगा वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बीएस वाले अप्लाई कर सकते। बीएसएन कंप्यूटर साइंस वाले, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलेक्सा एक हमारे पास फील्ड है। फिर अगर किसी ने सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग में बीएस किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर अटैक क्या होता है? कंप्यूटर्स के थ्रू किसी और का कंप्यूटर हैक करना, अटैक करने, साइबर सिक्योरिटी है। और वहीं जो हमारे पास प्रीवियस ब्रांच था बीई इन डेटा साइंस, सो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के लिए बीएस इन डेटा साइंस का होना जरूरी है। फिर अगर हम बात करें कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस की, तो यहाँ पर बीई और बीएस वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने बीई या फिर बीएस सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, वो भी कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस में अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी ने बीई या फिर बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी बीई और बीएस दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर किसी ने बीई या फिर बीएस किया हुआ है, सेम लाइक दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर किसी ने बीई या फिर बीएस किया हुआ है। अगर किसी ने बायोमेडिकल इंजीनियर, देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गई, बायोमेडिकल साथ साथ इंजीनियरिंग। तो अगर किसी ने बीई या फिर बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, ये जो ब्रांच है ना मेकाट्रॉनिक्स, ये बिलीव इन मी मेरे लिए इतना न्यू है, इस पर इंशाल्लाह मैं रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा कि है क्या। मुझे सच में नहीं पता, बकाया सबका पता है, ऐसे नहीं पता कि मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन इतना पता है कि मतलब क्या है इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको मैं पढ़ूंगा। ये ब्रांचेस वाले कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मुझे सबसे मज़े का ब्रांच लगता है ना, वो है कॉर्प्स ऑफ एजुकेशन या फिर आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। ये बहुत ही मज़े का ब्रांच है। जिस तरीके से नॉर्मल टीचर्स होते हैं यहाँ पर, सेम उसी तरीके से टीचर्स होंगे आर्मी में। तो अगर किसी ने बीएस फिजिक्स में किया हुआ है, कॉर्प्स ऑफ एजुकेशन में अप्लाई कर सकती है। बायोलॉजी वाली भी कर सकती हैं, साइकोलॉजी वाली भी कर सकती है, मैथमेटिक्स और बीएस एजुकेशन वाले भी। सो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी पूरी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉर्प्स ऑफ एजुकेशन में जाएं। कॉर्प्स ऑफ एजुकेशन ये बहुत मज़े की ब्रांच है, सो इसमें आप जा सकती हैं। लास्ट जो ब्रांच है इसके बाद एक और भी है, वो है फ्लीट एविएशन मैनेजमेंट। इसमें भी बीई या फिर बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर बीई और बीएस एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, ये दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम टू सेम डीवीएम के लिए भी है। यहाँ पर देखिए प्लस पॉइंट क्या, अगर किसी ने बीई या फिर बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो वो डीवीएम के साथ साथ फ्लीट एविएशन मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकती हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द लेडी कैडेट कोर्स। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। इसका अगर आपको सिलेबस चाहिए, कौन से ब्रांच के लिए हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह उसी पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा गिवन नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।